हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 28 फरवरी 2024 बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी पूरा बुक आज के इस वीडियो में हम समाप्त कर देंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से। 92 यानी 92 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके 28 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100% यही प्रश्न आएगा जो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि इकोनॉमिक्स की पेपर कैसे दें और कौन सा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएगा, आज का ये वीडियो देख लो। मैं गारंटी लेता हूं अनपढ़ भी हो जाएंगे पास। यानी अनपढ़ जो है अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी के हैं, वो भी ये वीडियो देखने के बाद में इसके बताए गए प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देखिए 92 प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आपका प्रश्न क्या पूछा गया है, अर्थव्यवस्था का उत्पादन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, उससे लिया गया प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्या है, अथवा लगकर काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके विशेष क्षेत्र के बारे में बताइए, इसमें अंतर बताइए, एक समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये प्रश्न भी आप लोग तैयार कर लीजिए। सबसे पहले क्या है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो क्या है अपने विद्या क्वेश्चन में जो आपने विद्या क्वेश्चन लिया है, चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक हो, मास्टरमाइंड का, अरिहंत का, फिर उसके बाद में मास्टरमाइंड, अरिहंत, राजीव या किसी भी अन्य कंपनी का, तो आप चाहे जो भी मतलब विद्या क्वेश्चन हो उसमें क्या टिक लगा सकते हैं ऐसे ही। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है, क्या उत्पादन करें, किसके लिए करें और कैसे करें। ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तैयार कर लीजिए। चैप्टर वाइज आपको अपने क्वेश्चन बैंक नहीं तो बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, तैयार कर लीजिए और इसका आंसर भी वहीं में मिलेगा। चौथा देखिए अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। अर्थशास्त्र की केंद्रीय जो समस्याएं, इसके बारे में भी आपको बताना है। पांचवा टॉपिक है या पांचवा प्रश्न कह लीजिए, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। याद रखिए स्टूडेंट, आपके चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस है उसी से लिए गए ये सारे प्रश्न हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं। मैं आपको बता दूं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी 3 टाइप इसमें क्या है क्वेश्चंस शामिल हैं, जो कि आप लोग तैयार कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करेंगे। और मैं गारंटी लेता हूं इनमें से बताए गए सारे टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं तो आप क्या है पास हो जाएंगे, फेल बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं क्या तैयार करूं कि बोर्ड एग्जाम में आए, यही आएगा बोर्ड एग्जाम में। पूरे को आप तैयार कर लीजिए, एक भी प्रश्नों को छोड़िए मत। 6 नंबर है केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताना है। फिर बजट रेखा क्या है, बाजार किसे कहते हैं, फिर वस्तुएं क्या है, फिर अनिर्माण मानचित्र, यानी काफ़ी सारे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपको तैयार कर लेना है चैप्टर वाइज। 8 नंबर प्रश्न है मांग के निर्धारण की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में आपको क्या है व्याख्या करना, इसके तत्व बताना है, यानी तत्व या व्याख्या दोनों एक ही है, इसके बारे में आप तैयार कर लीजिए। 9 नंबर है मांग वक्र का दाईं ओर खिसकने का क्या कारण है। जो मांग वक्र है ये दाईं ओर क्यों यानी दाईं ओर खिसकने का इसका वैश्विक कारण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 10 नंबर आपका प्रश्न है अनिधिमान वक्र किसे कहते हैं। अनिधिमान वक्र, उसके बाद में अनिधिमान वक्र हो गया, फिर मांग वक्र यानी अनिधिमान वक्र, फिर एक दिष्ट अंधिमान, यानी काफ़ी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। याद रखिएगा ये नहीं कि इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, अथवा लगकर आपकी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। आपका जैसे अनिधिमान वक्र किसे कहते हैं, इसका परिभाषा दीजिए, या इसको यानी इसका परिभाषा दीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए, कीमत में किस प्रकार से वृद्धि है, यानी सारे क्वेश्चंस आपको बताना है, लेकिन तैयार कर लीजिएगा। और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो हमने लेकर आया था, जो कभी जो स्टूडेंट का डाउट था कि क्या पढ़ें, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूँ आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करने को मिलेगा। बस बताए गए प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, एक भी प्रश्नों को आप लोग छोड़िए मत, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। फिर सीमांत प्रतिस्थापन उपभोक्ता किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है एक दिष्ट अंधिमान किसे कहते हैं। जो एक दिष्ट अंधिमान है ये किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। 13 नंबर आपका प्रश्न है चित्र सहायता से मांग के नियम को बताइए। जो चित्र है यानी चित्र की सहायता से आप लोगों को जो मांग का नियम है
इसके बारे में बताना है। ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर कहाँ पर मिलेगा? अपने क्वेश्चन बैंक में। चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक लिया हो, आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के 5 से 6 टॉपिक को लिया गया है, 5 से 6 टॉपिक को क्वेश्चंस को लिया गया है। तो तैयार कर लीजिएगा और आपको आसानी से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बस यही तैयार कर लो, काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। जिनको क्या है सिर्फ पास होना है, ये सारे प्रश्न को पढ़ लो, पास हो जाओगे। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग बताइए कि इसका विश्लेषण का प्रयोग क्या है। उसके बाद में 15 नंबर हमारा प्रश्न है, बजट सेट एवं बजट रेखा किसे कहते हैं? जो बजट सेट एवं बजट रेखा इसके बारे में बताना है। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है कि कुल लागत अभिप्राय डगलस के अनुसार बताइए। आप लोग क्या है वीडियो को आराम से रोक कर भी सारे प्रश्नों को लिख सकते हैं। लिखना इंपॉर्टेंट है और समझना इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें से क्या है, मैं बात करता हूँ, हालांकि इसमें क्या है 80%, इसमें से क्या है मैंने क्या है 80 नहीं 60% क्वेश्चन का आंसर मैंने दे चुका हूँ। 60% जो क्वेश्चन है इसका मैं आंसर अपनी वीडियोज में कवर करा चुका हूँ। आप लोग हमारी स्टूडेंट है पुराने तो पता होगा। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न, अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पनाओं के बारे में बताइए, जो इसकी संकल्पनाएं हैं। 18 नंबर प्रश्न है, औसत लागत किसे कहते हैं? उसके बाद में उत्पादन, फिर उत्पादन को चित्र सहायता से समझाइए। औसत लागत के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड में। फिर परिवर्ती अनुपात, कुल उत्पाद, इससे रिलेटेड आपका बहुत सारा अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल के हिसाब से आपको क्वेश्चन बताना है। पैमाने का प्रतिफल क्या होता है? लघु में पूछा जाएगा शायद ये क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए 20 नंबर प्रश्न है, कुल लागत फिर अल्पकालीन स्थिर लागत किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 21 नंबर आपका प्रश्न है, यहाँ पर देखिए उत्पादन फलन क्या है, चित्र की सहायता से समझाइए। चित्र बनाकर आपको उत्पादन फलन को दर्शाना है, उसको समझाना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन लागत किसे कहते हैं? जो दीर्घकालीन लागत है किसे कहते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। 92 क्वेश्चन है, तैयार कर लोगे, बेड़ा पार है आपका। 28 फरवरी को आपको पेपर होने वाला है। ये सारे प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। 23 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता फिर औसत संप्राप्ति किसे कहते हैं? जो पूर्ण प्रतियोगिता है और औसत संप्राप्ति, ये दोनों अलग अलग यानी डिफरेंस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा निर्धारण किसे कहते हैं? इसके बारे में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, इसके निर्धारण कैसे होते हैं, ये आपके क्वेश्चन हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य लाभ फिर अलाभ बिंदु के बारे में बताइए। जो सामान्य लाभ और अलाभ है इसके बारे में बताना है। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लाभ अधिकतमीकरण को परिभाषा दीजिए। जो लाभ अधिकतमीकरण है इसका आपको क्या है परिभाषा देना है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, वस्तु की पूर्ति सारणी के अनुसार से चित्र बताइए। यानी जो वस्तु की पूर्ति है इसमें सारणी के अनुसार आपको चित्र की सहायता से समझाना है कि वस्तु की पूर्ति कैसे हो सकती है। ये भी हमारा 27 नंबर प्रश्न हो गया है। आप लोग लिखना चाहें तो स्टूडेंट लिख लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी रिसर्च से इन सभी क्वेश्चंस को लाया गया है, काफ़ी रिसर्च किया गया है इन सभी प्रश्नों के लिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। और बोर्ड के द्वारा ये निर्धारित है तो पक्का पूछा ही पूछा जाएगा क्योंकि पूरे बुक का निचोड़ है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, समर्थन कीमत। समर्थन कीमत किसे कहते हैं कि फिर बहिर्गमन मान्यता क्या होता है, यानी अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय में, इसको भी आपको पढ़कर जाना है। 29 नंबर प्रश्न है, क्या होगा प्रचलित मूल्य फिर कीमत अधिक, यानी क्या हुआ जब प्रचलित मूल्य अधिक हो जाए फिर क्या कीमत कम हो जाए, यानी दोनों क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंस में पूछे जाएंगे, एक अधिक होना एक कम होना। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 30 नंबर प्रश्न, कॉफ़ी कीमत है, यहाँ पर देखिए कॉफ़ी की कीमत परिवर्तन पर आरेख की सहायता से आपको समझाना है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे तो इसको आपको क्या है पढ़कर जाना है। 31 नंबर प्रश्न है कि वस्तु बाजार, जो वस्तु बाजार इसके श्रम का बाजार के बारे में बताना है कि ये वस्तु बाजार है। फिर 32 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए श्रम बाजार के मजदूरी निर्धारण के बारे में बताइए। जो श्रम बाजार है इसके मजदूरी निर्धारण के बारे में आपको बताना है। लिख लीजिए सबसे पहले, और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर वाइज से लिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया 5 या 6 प्रश्न आपके हर एक चैप्टर से लिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम के द्वारा निर्धारित है और जो हर साल पूछे जाते हैं। 33 नंबर टॉपिक है, मांग तथा पूर्ति वक्रों
यहाँ पे देखिए मांग तथा पूर्ति वक्रों को संतुलन कीमत के बारे में बताइए। 34 नंबर प्रश्न है बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर प्रश्न है समिष्ट अर्थशास्त्र, उसके बाद में बेरोजगारी के बारे में बताइए। देखिए समिष्ट अर्थशास्त्र और उसकी बेरोजगारी के बारे में बताना है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है समिष्ट अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताइए। इसका परिभाषा भी पूछा जा सकता है, इसकी विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। और समिष्ट अर्थशास्त्र उसके बाद में क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस यानी अंतर भी पूछा जा सकता है। तो तैयार कर लीजिएगा और पूछा जाएगा ही, पूछा जा नहीं सकता जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए 1929 की महामंदी के बारे में बताइए। प्रश्न का उत्तर मैंने अपनी मॉडल पेपर वाली वीडियोज में कवर करा चुका हूँ। 38 नंबर प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है स्टूडेंट। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है समिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय, उससे लिया गया है जो कि सेक्शन बी में आता है। 39 नंबर टॉपिक है टिकाऊ उपभोक्ता। टिकाऊ जो उपभोक्ता इसके बारे में आपको बताना है, इसकी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। फिर राष्ट्रीय जो हमारा एक प्रकार से राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में अंतर बताइए, तो इससे भी रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आ गया है सकल, यहाँ पर देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए, या इस दोनों का क्या है अर्थ भी बताना पड़ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 40 नंबर। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर उत्पादन कारक प्रत्येक क्या है। यहाँ पर देखिए जो उत्पादन कारक है प्रत्येक परिश्रमिक, इसके बारे में बताइए। जो उत्पादन कारक है इसके बारे में आपका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 41 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में आप तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर 42 नंबर प्रश्न है उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं में अंतर बताइए। जो उपभोग वस्तुएं हैं इसमें आपको अंतर बताना है, यानी दोनों में डिफरेंस। देखिए अंतर बारे में जो आपका प्रश्न है अर्थशास्त्र में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 43 नंबर प्रश्न है आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए। जो आय है इसके चक्रीय प्रवाह की आप लोगों को व्याख्या करना है। 44 नंबर प्रश्न है आपका आय तथा उत्पाद प्रवाह का चक्रीय प्रवाह बताइए। आय तथा जो चक्रीय प्रवाह वाला आपको फिगर भी बनाना पड़ सकता है, यानी चित्र, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय आय का संगणन की विधियां बताइए, और इसके किसी एक विधि का वर्णन भी करना पड़ सकता है, जो कि आपका क्या है किसमें लघु में प्रश्न ये आ जाता है। उसके बाद में देखिए वास्तविक जीडीपी के महत्व के बारे में बताइए, महत्व के बारे में समझाइए। वास्तविक जीडीपी होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से इसका आंसर देना है। इसका हमने मॉडल पेपर में क्वेश्चन का तैयार करा दिया है, और कुछ वीडियोज़ में जैसा कि हमने बताया 60% स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं अपने वीडियोज़ में। आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखते हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। कहाँ पर, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, अच्छा चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 47 नंबर क्वेश्चन है पूंजी के मूल्य, जो पूंजी के मूल्यह्रास है इसके बारे में आपको बताना है कि पूंजी का मूल्यह्रास है। उसके बाद में देखिए 48 नंबर प्रश्न राष्ट्रीय आय सकल घरेलू कल्याण के बारे में बताइए। जो राष्ट्रीय आय का सकल घरेलू कल्याण है। 49 नंबर आपका प्रश्न है साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद के बारे में बताना है। इसके उत्पाद में क्या, इसके उत्पाद को समझाना है। ये क्वेश्चन आपका विस्तृत उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है शायद। उसके बाद में देखिए 50 नंबर प्रश्न व्यक्तिगत आय फिर इसकी गणना कैसे होती है। जो व्यक्तिगत आय इसकी गणना कैसे की जाती है इसके बारे में बताना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखिए किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना व विधि समझाइए। तो ये देखिए काफ़ी इसमें अथवा लगकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी देश में फिर राष्ट्रीय आय को मापने की वह विधि, यानी एक ही प्रश्न है राष्ट्रीय आय। उसके बाद में राष्ट्रीय आय के आकलन की वह विधि को समझाइए। तो ये काफ़ी अथवा लगकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो इसका आंसर होता है एक ही होता है, जैसा कि मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। 42 नंबर प्रश्न है अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं की संकल्पना को समझाइए। जो अंतिम वस्तुएं हैं विस्तृत उत्तरीय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 53 नंबर क्वेश्चन बाजार कीमत तथा कारक लागत पर घरेलू उत्पाद का विवेचना कीजिए। आप लोग क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, कॉपी में लिख लीजिए, फिर आराम से क्या है विद्या क्वेश्चन में अपने टिक लगा लीजिए, नहीं तो आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस को रिवीजन के साथ में याद कर लीजिए।
अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिन भी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है बस ये पढ़ लो, मैं गारंटी लेता हूँ काफ़ी अच्छा आप स्कोर करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्नों को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। और याद रखिएगा ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ इसके अथवा वाले यानी इससे जुड़े, जैसे एक भाग होता है ना पेड़ का, पेड़ से जुड़े काफ़ी टहनियाँ होती है, पत्ते होते हैं, सेम उसी प्रकार से एक प्रश्न के आपके काफ़ी सारे स्रोत निकल कर आते हैं। तो तैयार कर लीजिएगा, आपके बुक और क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर मिल जाएगा। 54 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। जो राष्ट्रीय आय है इसका परिभाषा और इसके मापने के बारे में बताना है, मापन की गणना भी कर सकना पड़ सकता है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए क्या है इसमें, यहाँ पर देखिए मापन कठिनाइयाँ कैसी होती हैं इसके बारे में बताना जो राष्ट्रीय आय है। फिर हमारा देखिए 55 नंबर प्रश्न है मुद्रा किसे कहते हैं, फिर मौद्रिक आधार क्या होता है, फिर व्यावसायिक बैंक क्या होता है, यानी जो आपका चैप्टर है सेक्शन बी में मुद्रा और बैंकिंग उसी से लिया गया प्रश्न है। फिर व्यावसायिक बैंक, फिर नगद कोष क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। 56 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक स्रोत बताइए कि मुद्रा पूर्ति के वैकल्पिक स्रोत हैं। फिर उसके बाद में देखिए 57 नंबर व्यावसायिक बैंक के 3 मुख्य कार्य बताइए। जो व्यावसायिक बैंक है इसके बेसिकली 3 मुख्य कार्य आपको बताना है। 58 नंबर प्रश्न है अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक की मुद्रा कैसे निर्माण करता है, एक प्रकार से प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। मुद्रा कैसे निर्माण करता है या कैसे कार्य करता है इसके बारे में आपको बताना है, काफ़ी क्वेश्चन है। फिर व्यावसायिक बैंक जमाओं का निर्माण कैसे करता है समझाइए, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंक के बारे में आपको बताना है कि केंद्रीय बैंक क्या है और व्यावसायिक बैंक क्या होता है स्टूडेंट। 60 नंबर प्रश्न है वैधानिक पत्र क्या है, कागजी मुद्रा किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। 61 नंबर प्रश्न है आपका भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार का मुद्रा, जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये किस प्रकार का मुद्रा एक प्रकार से ग्रहण करता है या मुद्रा लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार के मुद्रा के कार्यों करता है यानी मुद्रा पर कार्य करता है, इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए 62 नंबर प्रश्न वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं स्टूडेंट, ये आप लोगों को बताना है। 63 नंबर टॉपिक है आपका खुले बाजार। देखिए खुले बाजार से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं। साख निर्माण किसे कहते हैं, जितने भी आपके हर एक चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मैंने वीडियोज बना दिया है जिसमें प्रश्न सहित उत्तर को भी हमने कंप्लीट करा दिया है, तैयार कर लीजिएगा। 64 नंबर प्रश्न है वाणिज्यिक बैंकों का साख सृजन क्रियाविधि क्या है, इसके बारे में भी बताना है आपको। उसके बाद में 65 नंबर प्रश्न है केंद्रीय बैंक की साख सृजन विधियों के बारे में आपको डिटेल में बताना है कि ये केंद्रीय बैंक की साख सृजन विधियां हैं। 66 नंबर प्रश्न है मुद्रा के प्रमुख कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों के बारे में बताइए। जो मुद्रा है इसके विनिमयकार उसकी एक प्रकार से पूरी कमियों के बारे में बता देना है। हमने हालांकि जैसा कि बताया स्टूडेंट, ये नहीं कि आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है बुक में ही मिलेगा, आपको कुछ हमारे वीडियोज में भी मिल जाएगा। आप वीडियोज को देखते होंगे और मैं जितने भी ज़्यादा मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ उसमें भी मैं आंसर बताता हूँ। पेपर को पूरा मैं सोल्यूशन कराता हूँ तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बताइए, इसके बारे में भी आपको प्रश्न तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए 69 नंबर न्यून मांग की स्थिति और अत्यधिक मांग स्थिति को आपको समझाना है। ये प्रश्न है, ऐसे ही पूछा जाएगा बोर्ड की परीक्षा में। 70 नंबर है आपका प्रश्न रोजगार से आप क्या समझते हैं, इसके पूर्वकालिक रूप में बताना है कि रोजगार ये होता है, पूरा बताना है, डिटेल में आपको समझाना है कि ये भैया रोजगार होता है, रोजगार के इस तरह से क्या एक प्रकार से स्रोत हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 72 नंबर है प्रत्याशित निवेश अर्थात निवेश यानी क्या है प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में डिफरेंस और दोनों का परिभाषा अलग अलग पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर, और ये 71 नंबर क्वेश्चन को हमने छोड़ ही दिया था। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि दिखाइए, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में कि APC प्लस APS बराबर 1 तथा दूसरे में MPC प्लस MPS बराबर 1, तो इसके बारे में यानी पूरा सूत्र के साथ में आपको इसका आंसर देना होगा इकोनॉमिक्स में। 73 नंबर टॉपिक है प्रत्याशित समरस्त मांग को समझाइए। जो प्रत्याशित समरस्त मांग है इसको आपको समझाना है। 74 नंबर प्रश्न है आय और उत्पादन पर समग्र मांग परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। जो आय और उत्पादन है इस पे समग्र मांग परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या आप लोगों को करनी है।
75 नंबर प्रश्न है, दो सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण कैसे होता है या कैसे हो सकता है, इसके बारे में बताना है। जो दो सेक्टर मॉडल है इसके बारे में आपको पूर्णतः बताना है। 76 नंबर टॉपिक है, गुणक क्या होता है, इसकी क्रिया विधि उदाहरण सहित समझाइए। जो गुणक है ना, गुणक क्या होता है, इसकी क्रिया विधि के सहित यानी उदाहरण के साथ में आपको समझाना है। ये सारे आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे डियर स्टूडेंट, आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक में, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, मैं मॉडल पेपर और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज में लेकर आता हूँ उसमें भी मैंने इन सभी क्वेश्चन का आंसर तैयार कराया है। जो जिन भी स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या पढ़ूँ, ये प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए, सारे प्रश्न का आंसर आप लोग पढ़ लीजिए, बेड़ा आपका पार है और काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग इकोनॉमिक्स में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 77 नंबर टॉपिक क्या पूछा गया है, सरकारी बजट का संसाधनों का आवंटन का उद्देश्य बताइए। जो आवंटन का उद्देश्य है इसके बारे में आपको बताना है। 78 नंबर टॉपिक है, राजस्व प्राप्तियां का अभिप्राय बताइए, या इससे क्या अर्थ है, यानी इसका अर्थ बताइए, इसका व्याख्या कीजिए, यानी परिभाषा ही बेसिकली है। फिर उसके बाद में देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, एक विकासशील देश में राजकोषीय का क्या अंतर है, या राजकोषीय किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। 80 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, फिर प्रत्यक्ष कर पर प्रकाश डालिए, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्यक्ष कर के आपके काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें काफ़ी सारे कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, इसके स्वरूप बताइए, या इसमें गुणक जो आपका होता है, गुणक कैसी की जाती है, इसमें तुलना कैसी की जाती है। 81 नंबर आपका टॉपिक है, देखिए या प्रश्न कह लीजिए या टॉपिक कह लीजिए, क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है। जो सार्वजनिक ऋण है ये बोझ बनता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद में देखिए 82 नंबर टॉपिक, बजटीय घाटा सरकारी घाटे मापों के बारे में आपको बताना है। जो बजटीय घाटा है सरकारी घाटे के मापों के हिसाब से आपको बताना है। उसके बाद में देखिए 83 नंबर टॉपिक, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, यहाँ पर देखिए जीएसटी वाला प्रश्न आ गया है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से आप क्या समझते हैं, जीएसटी के बारे में आपको पूर्ण रूप से बताना है कि वस्तु एवं सेवा कर ये है, जीएसटी से ये हम समझते हैं, इसके बारे में ये बताया गया है। उसके बाद में देखिए 84 नंबर प्रश्न क्या है, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपका बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा स्टूडेंट, जैसे कि खुली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। फिर खुली अर्थव्यवस्था से बहुत सारा प्रश्न जैसे अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा, लघु में भी पूछा जाएगा, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। जितने भी प्रश्न आपके खुली अर्थव्यवस्था से बन रहे हैं सारे को उठाकर आप लोगों को तैयार कर लेना है इसका उत्तर। 85 नंबर टॉपिक है, विदेशी विनिमय या चालू खाता, विदेशी पूंजी कैसे कहते हैं। विदेशी विनिमय से, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि विदेशी विनिमय से भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। विदेशी विनिमय पर एक संक्षिप्त परिचय भी पूछा जा सकता है, इस पर टिप्पणी या परिचय दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद में विदेशी विनिमय या मौद्रिक विनिमय के बारे में बताने, दोनों एक ही क्वेश्चन है, जैसे मौद्रिक विनिमय दर, फिर उसके बाद में विदेशी वस्तुएं, ये सारे एक ही हैं। उसके बाद में देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, अदायगी संतुलन खाते, यहाँ पर देखिए जो अदायगी संतुलन है इसके खाते बजट के बारे में आपको बताना है कि ये खाते बजट है। उसके बाद में देखिए 87 नंबर प्रश्न, संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में अंतर बताइए। जो संतुलित व्यापार है इसमें चालू खाता संतुलन के अंतर बताना है आपको, इसके बारे में आप लोगों को प्रश्न तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मौद्रिक विनिमय दर वास्तविक विनिमय दर से कैसे डिफरेंस, इसके बारे में बताना है। जैसा कि हमने बताया स्टूडेंट, ये आपका विदेशी वाले से संबंध है। फिर स्थिर विनिमय दर क्या होता है, स्थिर विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। फिर लास्ट में है 90 नंबर क्वेश्चन की ब्रेमन, यहाँ पर देखिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली की व्याख्या करना है आपको। जो विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली है इसके बारे में बताना है। उसके बाद में देखिए 91 नंबर टॉपिक है, क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे में है। जो चालूगत क्या खतरे में, इसके बारे में आपको बताना है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स से, उससे लिया गया प्रश्न है। और लास्ट में इस वीडियो का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है भुगतान संतुलन चालू खाते क्या होते हैं। जो भुगतान संतुलन और चालू खाते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से इसका आंसर बताना है।
लास्ट में हमारा यही क्वेश्चन था जो कि 92 क्वेश्चन था। और ये 3 टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया आप लोगों को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये है, फिर लघु, फिर विस्तृत। ये 3 टाइप के यानी 3 टाइप के प्रश्न इसमें शामिल थे। आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका बेड़ा पार है। बाकी बचते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, में उसको तैयार भी करा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं तैयार करा रहा हूँ आप लोगों को, तो उसको भी तैयार कीजिए। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे स्टूडेंट, तैयार कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल लेकर जाइए। फिलहाल इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।